स्थान जयपुर, राजस्थान का आयकर विभाग का मुख्य कार्यालय। मोटी फाइल ऊपर से खिसकाई जाती है। उस पर एक नाम मोटे अक्षरों में लिखा है, AP पटनायक, ट्रांसफर नंबर 75। नरेश, क्लर्क, हंसते हुए, साहब ये अफसर तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 74 तबादले पूरे हो चुके हैं, ये 75वां है। वरिष्ठ अधिकारी, अभी भी नहीं थके ये? जिस जगह भेजो वहीं कुछ ना कुछ खोद ही लाते हैं। अब की बार भेज रहे हैं भोजपुर, राजस्थान का काला सोना वहीं छिपा है। कट्टू, अमेय पटनायक अपनी कार से भोजपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों ओर सूखी जमीन, रेत की आंधियां और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। मालिनी से संवाद। स्थान सरकारी क्वार्टर, रात का समय। मालिनी, वाणी कपूर, चाय का कप पकड़े हुए, फिर से ट्रांसफर? कब तक चलेगा ये सिलसिला अमेय? अमेय, धीमे स्वर में, जब तक सिस्टम साफ नहीं होगा, जब तक हर छिपा हुआ कर चोर सामने नहीं आ जाता। मालिनी, मुस्कुराकर, तो फिर मैं भी पैकिंग में माहिर हो जाऊं? अमेय, हंसते हुए, तुम तो पहले ही फील्ड अफसर की तरह हो। भोजपुर की राजनीति और दादा भाई का परिचय। स्थान एक विशाल हवेली। भोजपुर का बाहुबली नेता दादा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दादा भाई, रितेश देशमुख, हमने वर्षों से जनता की सेवा की है। अब कुछ अफसर हमारे इरादों पर शक कर रहे हैं। ये सरासर अपमान है। पीछे खड़े गुंडे धीरे से मुस्कुराते हैं। कैमरा धीरे से दादा भाई के पीछे की तिजोरी पर रुकता है, जो मोटे पर्दे के पीछे छिपी है। स्थान भोजपुर आयकर कार्यालय। अमेय, भोजपुर में अब तक कोई बड़ी छानबीन क्यों नहीं हुई? अधिकारी, सर यहाँ नेताओं से ज्यादा डर कानून को है। हर बार कोई कागज आगे बढ़ाओ, ऊपर से फोन आ जाता है। अमेय, कड़ा स्वर, अब से कोई फोन नहीं चलेगा, सिर्फ दस्तावेज। अमेय गुप्त तरीके से एक पुराने किसान भेरूलाल से मिलते हैं, जो वर्षों से दादा भाई की जमीन पर मजदूरी करता आया है। भेरूलाल, साहब जो भी बोलूं, बस मेरा नाम ना आए। उनकी हवेली के नीचे करोड़ों की नकदी गड़ी है। कई बार देखा है, आधी रात में ट्रक आते हैं। अमेय, तुम चिंता मत करो, एक दिन वो हवेली खुद बोलेगी। एक रात जब मालिनी अकेली घर पर होती है, तभी एक लेटर फेंका जाता है, सरकारी बीवी हो, घर में रहो। ज्यादा बहादुरी दिखाई तो घर ही नहीं रहेगा। शुभ चिंतक। अमेय जब लौटता है, वह चिट्ठी देखता है और मालिनी को गले लगाता है। अमेय, अब पक्का हो गया, सही जगह हाथ रखा है। अमेय, टीम से, कल सुबह 5 बजे हवेली पर रेड होगी। न कोई मीडिया, न कोई शोर। और हाँ, इस बार टारगेट सिर्फ दादा भाई नहीं, पूरा नेटवर्क है। टीम सदस्य चौंकते हैं। वरुण, जूनियर अधिकारी, सर इतनी बड़ी रेड एक साथ, ये तो जंग होगी। अमेय, तो फिर सैनिक बनो। दृश्य 8, रात का सन्नाटा। हवेली के चारों ओर घेरेबंदी। अगली सुबह तड़के 4:45। काफिले की गाड़ियां धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ती हैं। सभी फोन बंद, वॉकी टॉकी ऑन। अंदर दादा भाई शांति से सो रहा है। अमेय गुस्से में, तिजोरी खाली कैसे हो सकती है? सूचना पक्की थी। दादा भाई कमरे में आता है। दादा भाई हंसते हुए, साहब आप आए बड़े आदर के साथ, पर देखिए ना, हम तो गरीब हैं। अमेय, आपका नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा, अगली बार दस्तावेज बोलेंगे। रेड के बाद अमेय को पता चलता है कि आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दादा भाई को सूचना लीक कर दी थी। वरुण, सर हमारे ही विभाग में छेद है। अमेय, छेद नहीं बेटा, गड्ढा है, और अब उस गड्ढे को भरना ही पड़ेगा। कैमरा अमेय के चेहरे पर आता है, आंखों में आग है, और बैकग्राउंड में धीरे धीरे संकल्प भरी धुन बजती है। स्थान सरकारी क्वार्टर, रात। भारी बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। घर की खिड़कियां फड़फड़ा रही हैं। मालिनी घर में अकेली, डर के मारे हर आवाज पर चौंक जाती है। मालिनी धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, हर बार एक नया शहर, एक नया डर, कब तक? दरवाजे पर दस्तक होती है, वह चौंक जाती है।
अमय आते हैं। अमय, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आज ऑफिस में बहुत कुछ हुआ। मालिनी, क्या हुआ? अमय, हमारी टीम में कोई है जो सब लीक कर रहा है। गद्दार हमारे ही बीच है। अमय एक प्लान बनाता है। नकली छापेमारी की योजना तैयार की जाती है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा 3 अफसरों को ही बताया जाता है। वरुण हैरानी से, पर सर, अगर ये नकली रेड है तो? अमय, अगर अगले 2 घंटे में उस जगह पर क्लीनिंग शुरू हो गई तो हमें गद्दार मिल जाएगा। सुबह 10 बजे अमय और वरुण दूर से उस गोदाम को देखते हैं जहां नकली रेड की अफवाह फैलाई गई थी। सिर्फ 3 घंटे में वहां से 4 ट्रक सामान ले जाते हुए दिखते हैं। अमय की आंखें चमक उठती हैं। अमय, अब पूरा यकीन हो गया, गद्दार है राजेंद्रन बाबू, सीनियर ऑफिसर। अमय, आपने दादा भाई को सूचना दी थी, हम आपकी ट्रैकिंग कर रहे थे। राजेंद्रन बाबू ठंडे स्वर में, आपके पास कोई सबूत नहीं है पटनायक जी, और सुनिए, बहुत उछलोगे तो तुम्हारा 76वां ट्रांसफर हो जाएगा, इस बार शायद जम्मू कश्मीर। अमय धीरे से, अगर अब ट्रांसफर हुआ तो किसी की लाश के ऊपर से ही जाऊंगा। अमय का अगला कदम एक नई टीम। अमय अब सरकारी सिस्टम के भरोसे नहीं बैठता। वह खुद की एक छोटी टीम बनाता है, सच्चे लोगों की। टीम में शामिल हैं वरुण जुझारू अफसर, अनीता शर्मा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट, रघुवीर सिंह सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी। अमय, अब ये मिशन रेड नहीं, ऑपरेशन सत्यमेव है। अनीता को दादा भाई की एक छोटी एनजीओ की फाइलें मिलती हैं जो सरकारी योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए की टैक्स छूट ले रही। अनीता, ये फर्जी रसीदें, नकली कर्मचारियों के नाम, सब एक ही बैंक से जुड़े हैं, भोजपुर ग्रामीण सहकारी बैंक। अमय, तो असली चाबी बैंक के लॉकर में है। राजेंद्रन बाबू दादा भाई से मिलता है। राजेंद्रन, अब बहुत हो गया, इस पटनायक को हटाना पड़ेगा। दादा भाई हंसते हुए, मुझे तो लगा था वो डरेगा, ये तो शेर निकला। ठीक है, अब शिकार हम करेंगे। एक रात अमय और वरुण ऑफिस से लौट रहे होते हैं। एक ट्रक सीधी उनकी गाड़ी में टक्कर मारता है। कार पलटती है। वरुण खून में लथपथ, सर, ये दादा भाई की हरकत है। अमय, तू मर नहीं सकता, अभी बहुत काम बाकी है। मालिनी की दहाड़। मालिनी गुस्से में, हर बार तुम मरते मरते बचते हो अमय, अब और नहीं। या तो ये लड़ाई खत्म करो या ये शादी। अमय गंभीरता से, अगर अब झुक गया तो हर ईमानदार हार जाएगा, मैं नहीं रुक सकता। रघुवीर सिंह को भोजपुर बैंक के लॉकर से जुड़ी एक खास फाइल मिलती है। उस फाइल में दादा भाई के 17 नकली खातों की जानकारी होती है। रघुवीर, अब रेड नहीं होगी बेटा, सीधा जमीन खिसका देंगे। अमय, कल सुबह बैंक बंद होने से पहले हमें सबूत चाहिए और पूरा लॉकर सिस्टम सील होगा। स्थान भोजपुर ग्रामीण सहकारी बैंक, सुबह 9 बजे। मुख्य पात्र अमय, अनीता, रघुवीर, बैंक मैनेजर श्यामलाल। अमय और टीम बैंक पहुंचते हैं। पुलिस और आईटी विभाग की छोटी टीम भी साथ है। श्यामलाल घबराते हुए, पर इतनी जल्दी रेड, हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अमय सख्ती से, ये सूचना तुम्हें पहले मिल जाती थी ना, अब तो रेड अचानक ही होगी, लॉकर की चाबी दो। श्यामलाल, मुझे नहीं लगता कि। रघुवीर आगे बढ़ते हुए, बेटा, अगर हम चाहें तो बैंक सील कर सकते हैं, अब सहयोग करोगे या एफआईआर झेलोगे? श्यामलाल चाबी देता है। बैंक के सबसे बड़े लॉकर को खोला जाता है। लॉकर खुलते ही नोटों की महक से पूरा कमरा भर जाता है। वरुण हैरानी से, सर, ये सब नकद है, करोड़ों का कैश। अनीता, लेकिन असली खेल नोटों से नहीं, अकाउंट से है। ये सब बिना केवाईसी वाले फर्जी खातों के जरिए जमा हुआ है। अनीता और रघुवीर बैंक के सर्वर से डाटा डाउनलोड करते हैं। उन्हें पता चलता है कि 17 से ज्यादा खाते एक ही आधार नंबर से जुड़े हैं, और वो नंबर है मुकेश सैनी के नाम से। अमय, मुकेश सैनी
ये कौन है? अनीता। सर, ये नाम असली नहीं। हर बार पैसे किसी एनजीओ से ट्रांसफर होते हैं और फिर प्रॉपर्टी में निवेश। टीम उस एनजीओ जन सेवा संगठन पर रेड करती है। स्थान: एनजीओ कार्यालय, शहर के बाहरी हिस्से में। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार होता है। चौकीदार कांपते हुए, यहां कभी कोई स्टाफ नहीं आया। महीने में एक बार कोई आदमी आता है, मुझे पैसे देता है और चला जाता है। अमय: तस्वीर दिखाओ, पहचानते हो? चौकीदार तस्वीर देखकर हाँ कहता है और वो आदमी है राजेंद्रन बाबू का ड्राइवर। अब अमय को साफ समझ आ गया, राजेंद्रन बाबू सिर्फ एक सूचना लीक करने वाला नहीं, पूरी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा है। रघुवीर: तो सर, अब एफआईआर फाइल करें? अमय: नहीं, अभी नहीं। अब हम दादा भाई तक सीधी पहुंच बनाएंगे। बड़ा खेल शुरू होने वाला है। दृश्य 6: घर पर खतरा बढ़ता है। स्थान: अमय का घर। रात में मालिनी और उसका बेटा अकेले होते हैं। तभी एक मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर रुकता है और एक लिफाफा फेंक कर चला जाता है। मालिनी डरते डरते लिफाफा उठाती है। अंदर है एक फोटो जिसमें अमय को किसी सर्जिकल टेबल पर दिखाया गया है और नीचे लिखा है, तुम्हारा पति अगला नहीं बचेगा। अगले दिन अमय को आईटी विभाग के मुख्य आयुक्त का कॉल आता है। मुख्य आयुक्त रुखाई से, आपने बैंक लॉकर सील किया, एनजीओ पर छापा मारा बिना प्रॉपर क्लियरेंस के, आपको कल से छुट्टी पर भेजा जा रहा है। अमय गुस्से में, सर, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य आयुक्त: मुझे ऊपर से आदेश मिले हैं, आप वापस लौट जाइए वरना निलंबन होगा। रघुवीर: अब सिस्टम हमारे खिलाफ हो गया है, हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा पीआईएल के जरिए। अमय: लेकिन तब तक दादा भाई सब क्लीन कर देगा। अनीता: तो एक ही रास्ता बचता है, मीडिया। टीम एक रिपोर्टर मिथिला शर्मा से मिलती है। वह तेज तर्रार और ईमानदार है। मिथिला: अगर आपके पास पक्के सबूत हैं, मैं पूरी कहानी टीवी पर लाऊंगी, लेकिन इसमें मेरी नौकरी भी जा सकती है। अमय: हम सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, आप भी आइए। रात 9 बजे टीवी पर सत्यमेव एक्सपोज नाम से एक शो आता है जिसमें नकली एनजीओ की फाइलें, बैंक लॉकर की फोटो, फर्जी अकाउंट्स, राजेंद्रन का ड्राइवर और उसकी कबूलनामा रिकॉर्डिंग और अंत में दादा भाई का नाम। पूरा देश हिल जाता है। सोशल मीडिया पर अरेस्ट दादा भाई ट्रेंड करने लगता है। स्थान: अमय का सरकारी गेस्ट हाउस। सुबह 7:30 पर अमय अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। रघुवीर गेट खोलते हैं। कौन है इतनी सुबह? दृश्य में एंट्री होती है दादा भाई की। सफेद कुर्ता पायजामा, काले चश्मे में और हाथ में एक गेरुआ माला, साथ में 2 बाउंसर। दादा भाई मुस्कुराते हुए, अरे अमय बाबू, आपसे मिलने आया हूं, डरिए मत, बिना वारंट के आया हूं। अमय: मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? दादा भाई: क्यों ना हो, आपने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया है, अब थोड़ा आमने सामने बात तो बनती है। दादा भाई चाय का प्याला उठाते हुए, अमय जी, आप सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ही सिस्टम हूं। जो अफसर आपको छुट्टी पर भेज सकते हैं वो मेरे दोस्त हैं। अमय: देश की जनता अब सच्चाई देख चुकी है, कानून अब पीछे नहीं हटेगा। दादा भाई हंसते हुए, कानून तो मेरे ड्राइंग रूम में बैठा रहता है, 2 दिन में ही सब उल्टा हो जाएगा, केस वापस, मीडिया खामोश और आप ट्रांसफर। अमय: देखिए दादा भाई, अब आपकी गाड़ी उतरती पटरी पर है, मैं रुकूंगा नहीं, और अब आप जेल नहीं, जनता की अदालत में जाएंगे। दादा भाई सख्त लहजे में, अगर मुझे जेल भेजने की हिम्मत है तो अपने बेटे की स्कूल वैन की सुरक्षा भी देख लीजिए। अमय गुस्से में, अगर मेरे बेटे की तरफ भी आंख उठाई तो कानून का सहारा लिए बिना ही तुम्हें सड़क पर घसीट लाऊंगा। स्थान: गेस्ट हाउस ऑफिस रूम। अनीता, रघुवीर और वरुण एक्शन प्लान बना रहे हैं। रघुवीर: अब हमें सबूतों का कानूनी पुलिंदा बनाकर कोर्ट में पीआईएल दाखिल करनी है।
अनीता, और बैंक के 17 फर्जी खातों के असली दस्तावेज तैयार हैं। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फर्जी है, ये भी साबित हो चुका है। वरुण, लेकिन दादा भाई के खिलाफ सीधे नाम से कोई कागज नहीं है, सारा कनेक्शन पर्दे के पीछे से है। अमय, तो पर्दा उठाना होगा और इसके लिए हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा जो एनजीओ और बैंक के बीच पुल था। स्थान: वाराणसी के पास एक पुराना गेस्ट हाउस। शिवपाल राजेंद्रन बाबू का ड्राइवर, जो एनजीओ के लेन देन का मुखिया था, अब छिपा बैठा है। अमय की टीम उसे ढूंढ निकालती है। अमय शिवपाल को घूरते हुए, बोल दे शिवपाल, तुझे सरकारी गवाह बनाऊंगा, वरना दादा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिवपाल डरते हुए, साहब मैं बोल दूंगा, दादा भाई ने ही एनजीओ बनवाया, हर महीने 50 लाख उसी के आदमी के पास जाता था। राजेंद्रन बाबू तो बस मोहरा था, असली शतरंज का खिलाड़ी वही है। स्थान: इलाहाबाद हाई कोर्ट। अनीता एक सशक्त पीआईएल दाखिल करती है, जिसमें एनजीओ, बैंक और अधिकारियों की मिलीभगत के सारे सबूत होते हैं। शिवपाल गवाह बनता है। जज पीआईएल स्वीकार करते हुए, कोर्ट विशेष समिति बनाएगा, एसआईटी जांच करेगी, तब तक दादा भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। स्थान: अमय का घर। रात 9 बजे। अमय की पत्नी मालिनी और बेटा घर पर हैं। तभी 3 नकाबपोश लोग घर में घुसते हैं, लेकिन पहले से तैनात पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। मालिनी कांपती हुई, हम अब कहीं सुरक्षित नहीं हैं। अमय, मैंने फैसला कर लिया है, अब ये लड़ाई अंत तक जाएगी, चाहे मुझे अपनी नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े। अगले दिन अमय टीवी पर लाइव इंटरव्यू देता है। अमय कठोरता से, मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नागरिक भी हूं, और जब देश को लूटने वाले खुलेआम घूमते हैं, तब मेरी वर्दी चुप नहीं रह सकती। जनता की ओर से जबरदस्त समर्थन आता है। सोशल मीडिया पर भारत जस्टिस फॉर रेट ट्रेंड करता है। भारत सरकार दबाव में आकर केस सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई प्रमुख अमय से, आपकी मेहनत रंग लाई, अब हम एसआईटी और आपको मिलकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्थान: दिल्ली, सीबीआई मुख्यालय। सीबीआई प्रमुख नीरज मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं। नीरज मित्तल, रेड 2 केस में सरकारी अफसरों, बैंकों और राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत की पुष्टि हुई है। इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रमुख जांच अधिकारी होंगे श्री अमय पटनायक। पत्रकार चौंक जाते हैं, पहली बार एक आईआरएस अफसर को सीबीआई जांच की जिम्मेदारी दी गई है। स्थान: अमय का कार्यालय, विशेष सीबीआई सेल। अमय के सामने दीवार पर लगे नक्शे, फोटो और लिंक्ड डायग्राम। सीबीआई चीफ वीडियो कॉल पर, अमय, तुम्हारे पास 30 दिन है, दादा भाई के खिलाफ चार्जशीट तैयार करो, सबूत ठोस हो, गवाह पक्के हों। अमय संकल्प में, इस बार कोई नहीं बचेगा। स्थान: सीक्रेट बोर्ड रूम मीटिंग, लखनऊ। दादा भाई अब हर चाल से जवाब दे रहा है। दादा भाई गंभीर स्वर में, हमारा पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, बिल्डिंग्स, जमीन, शराब फैक्ट्री और शिक्षा संस्थानों में भी लगा है। किसी को हाथ लगाने दो तो चुनाव में आग लगा दूंगा। राजनायक रामसेवक, अगर एसआईटी और सीबीआई हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर छापा मारेगी तो जनता भड़क जाएगी, हमें भावनाओं से खेलना होगा। दादा भाई, फिर खेलो। अगले हफ्ते जन आक्रोश रैली होगी, सरकारी तानाशाही के खिलाफ जनता की आवाज के नाम पर। अमय एक स्मार्ट ट्रिक से एनजीओ से जुड़ी जमीनों का नक्शा बनाता है। इन जमीनों को सस्ते में खरीदा गया था और अब वहां यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का बोर्ड लगा है, मगर असल में ये केवल शेल कंपनियां हैं। अमय टीम से, ये यूनिवर्सिटी असल में कोई क्लास नहीं चलाती और हॉस्पिटल में सिर्फ 2 मरीज दिखाए जाते हैं, हर बार वही। वरुण, मतलब सारी संस्थाएं सिर्फ काले पैसे को सफेद बनाने का जरिया है। अनीता, हम एक साथ 4 जगह छापा मारते हैं तो मीडिया का भी साथ मिलेगा और दादा भाई का मास्क भी हटेगा। स्थान: 1 रामराज कॉलेज, 2 जीवन ज्योति हॉस्पिटल, 3 एक शराब फैक्ट्री, 4 एक शिक्षा ट्रस्ट का ऑफिस। सीबीआई और आईटी की टीम एक साथ छापेमारी करती है। सीबीआई अधिकारी कॉलेज में, कौन है यहाँ के प्रिंसिपल?
चपरासी कांपते हुए, साहब प्रिंसिपल तो कभी आते ही नहीं, बस बोर्ड पर नाम है। दृश्य बदलता है हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन मशीन खोलने पर निकला करोड़ों कैश के पैकेट। सीबीआई अधिकारी, इसे कहते हैं नकली इलाज असली पैसे का। स्थान, बाहर सड़क पर दादा भाई की रैली। दादा भाई मंच पर, सरकारें बदलती हैं लेकिन अत्याचार वही रहते हैं। हम पर झूठे आरोप लगाकर हमारी सेवा संस्था को बदनाम किया जा रहा है। भीड़ भारत माता की जय के नारों के साथ चीखती है। मीडिया दो हिस्सों में बांट जाती है। एक तरफ टीआरपी वाले चैनल, सीबीआई का बदले की कार्रवाई, दूसरी तरफ सच दिखाने वाले पत्रकार, छोटे शहर का बड़ा खुलासा। अमय के बेटे यश की स्कूल बस रोक ली जाती है, लेकिन इस बार अंदर से निकलते हैं सीबीआई अफसर नकाब में। सीबीआई अफसर, सर ऑपरेशन सफल। जिन लोगों ने पीछा किया वो खुद कैमरे में आ गए। दादा भाई की सीक्रेट टीम थी। अमय मुस्कुराकर, अब इस वीडियो को कोर्ट में चलाना है, यही उनका ताबूत कील बनेगा। स्थान, इलाहाबाद हाईकोर्ट। सीबीआई वकील, माननीय न्यायालय, इस केस में दादा भाई, राजेंद्रन बाबू और 8 अन्य लोग शामिल हैं। ये लोग 8 वर्षों से 127 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बना चुके हैं। हमने 17 बैंक खातों, 4 संस्थाओं और 11 फर्जी कंपनियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। जज, इस केस की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। दादा भाई का घर, सैकड़ों पुलिस और मीडिया मौजूद। दादा भाई गंभीर आवाज में, मैं वापस आऊंगा। अमय शांति से, लेकिन अब ये कुर्ता जेल की वर्दी में बदलेगा। सीबीआई उसे गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। जनता तालियां बजा रही होती है। मालिनी, अब तो सब ठीक हो गया ना? अमय, शुरुआत है। देश का सिस्टम बदलने में एक नहीं 1000 रेड्स लगेंगी, पर अगर डर गए तो अगली पीढ़ी को जवाब नहीं दे सकेंगे। बैकग्राउंड में देशभक्ति संगीत और स्क्रोल पर शब्द उभरते हैं। एक रेड से सिर्फ पैसा नहीं, नीयत भी पकड़ी जाती है। साहब मंच पर, अपराधियों की सूची पढ़ी जाए। सीबीआई वकील, 1 दयानंद सिंह उर्फा दादा भाई, 2 राजेंद्रन बाबू, 3 राजनायक रामसेवक, 4 शिवशंकर गुप्ता, 5 विनोद दास अकाउंटेंट, 6 सुरेश कोहली प्रॉपर्टी मैनेजर, 7 3 अन्य शेल कंपनियों के नामी चेहरों के पीछे के असली दिमाग। जज, क्या सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं? सीबीआई अधिकारी, हाँ माननीय, सभी न्यायिक हिरासत में हैं। शिवपाल डरते हुए गवाही देता है, साहब मैं हर दिन कैश लेकर अलग अलग जगहों पर जाता था, कभी शराब गोदाम में, कभी स्कूल के ऑफिस में, पर सब फर्जी था। दादा भाई खुद गिनती करते थे। सीबीआई वकील, क्या आपके पास सबूत है? शिवपाल, जी ये डायरी और मोबाइल वीडियो जहां उन्होंने खुद मुझे नकद सौंपने का आदेश दिया। डिफेंस वकील हंसते हुए, सिर्फ एक ड्राइवर की बात पर सरकार एक नेता को अपराधी बना देगी? अमय धीमे स्वर में अपनी टीम से, ये तो शुरुआत है, असली विस्फोट तो अभी बाकी है। टीवी एंकर, क्या एक ईमानदार अफसर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया या सचमुच एक बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए हमारे खास डिबेट में। टीवी स्क्रीन पर रेड 2 भ्रष्टाचार पर हमला या बदले की कार्रवाई। मालिनी घर पर टीवी देखती हुई, आप हर बार अकेले लड़ते हैं, पर देश का समर्थन आपके साथ है। सुधांशु, दादा भाई की संस्था ने 2 करोड़ के कैश डिपॉजिट बिना किसी केआईसी के किए। हम पर दबाव था, ऊपर से फोन आता था। सीबीआई वकील, क्या आप बता सकते हैं कि दबाव देने वाला कौन था? सुधांशु, राजेंद्रन बाबू का पीए दीपक मिश्र। डिफेंस वकील, आप खुद भ्रष्ट थे, अब आप सरकार से डरकर झूठ बोल रहे हैं। सुधांशु निडर होकर, मैंने गलती की इसलिए गवाही दे रहा हूं, अब चुप रहूंगा तो आने वाली पीढ़ी भी चुप रहेगी। जज, सीबीआई अधिकारी अमय पटनायक, आप खुद गवाह बनकर क्या कहना चाहते हैं? अमय, माननीय न्यायालय,
मेरी टीम और मैंने 2 महीने तक बिना रुके जांच की। हमने 127 करोड़ के अघोषित लेन देन का डिजिटल सबूत इकट्ठा किया। नकली संस्थाओं के दस्तावेज, फर्जी स्टाफ लिस्ट और टेलीफोन रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपे गए हैं। डिफेंस वकील, आपके पास सीधा वीडियो है जिसमें दादा भाई ने अपराध स्वीकारा हो। अमय, साहसपूर्वक। सभी अपराध सीसी कैमरों से नहीं पकड़े जाते। कुछ हकीकतें दस्तावेजों में होती हैं और कुछ जमीर में। कोर्ट में सन्नाटा। जज सिर हिलाते हैं। दादा भाई गुस्से में, मैं 25 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये अफसरशाही नहीं, तानाशाही है। जज, चुप रहें। ये अदालत है, मंच नहीं। आपको बोलने का अधिकार तभी मिलेगा जब अनुमति दी जाए। सीबीआई गवाह सुधांशु पर कोर्ट से निकलते वक्त हमला होता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अमय गुस्से में, सिस्टम के खिलाफ लड़ना आसान नहीं, पर अब पीछे हटना नामुमकिन है। सीबीआई चीफ, गवाहों की सुरक्षा बढ़ाओ और अगली सुनवाई तक दादा भाई को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। सीबीआई को एक पुराना अकाउंट रजिस्टर मिलता है, काली किताब, जिसमें सालों से हुए लेन देन, रिश्वत और हवाला की एंट्री है। सीबीआई वकील, यह काली किताब इस केस का आधार बनेगी। इसमें 9 बड़े नेताओं और 4 नामी अफसरों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जज, कोर्ट इसे संज्ञान में लेती है। अब ट्रायल प्रतिदिन की सुनवाई में बदलेगा। वरुण, सर गवाह डर रहे हैं। अगली तारीख को मुख्य चार्जशीट पढ़ी जानी है। अगर गवाह टूटे तो केस कमजोर हो जाएगा। अमय, इस बार केस नहीं, भरोसा हारने का खतरा है और हम वो भरोसा नहीं हार सकते जो लोगों ने सिस्टम में लगाया है। एक स्कूल के बच्चे कोर्ट के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हैं। पोस्टर पर लिखा, धन्यवाद सीबीआई, हमारे भविष्य को बचाने के लिए। अमय मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर थकान भी है, लेकिन नजरों में आग है। लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय मोहल्ला। गली में साइकिलों की आवाज, पान की दुकान पर बहस और दूर मंदिर से आती आरती की गूंज। इसी मोहल्ले में रहता है अजय दीक्षित। गहरे रंग की शर्ट, आंखों पर काला चश्मा, बालों में जेल लगा हुआ, बाइक पर चलता हुआ जैसे कोई फिल्मी हीरो। मगर ये हीरो असल में है एक स्कूल टीचर। गली में पड़ोसी रामपाल चिल्लाता है, अरे अजय बाबू, बड़े ठाठ से निकल रहे हो, आज फिर नई जैकेट। अजय मुस्कुराते हुए, सरकारी टीचर हूं रामपाल भैया, अब थोड़ा स्टाइल तो बनता है। अजय को अपनी इमेज से बेहद प्यार है। मोहल्ले में, स्कूल में, सोशल मीडिया पर सब जगह वो खुद को सुपरस्टार बनाकर पेश करता है। उसे लगता है कि लोग उसे उसी इज्जत से देखते हैं जैसी फिल्मों के हीरो को। अजय एक इंटर कॉलेज में इतिहास का टीचर है, लेकिन उसे इतिहास से ज्यादा प्यार खुद से है। क्लास में भी वो ज्यादा समय अपनी शान दिखाने में बिताता है। क्लास में, बच्चों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हर इंसान की आंखों में होता है, जैसे मेरी। अब देखो मेरी लाइफ, एकदम फिल्मी। बच्चे हंसते हैं। किसी को अजय की बातों में मजा आता है, किसी को झूठ की बू। प्रिंसिपल श्रीवास्तव, एक सख्त लेकिन समझदार इंसान, अजय के दिखावे से परेशान है। प्रिंसिपल, अजय जी, बच्चों को सच्चाई सिखाइए। आप खुद इतना बनावटी रहेंगे तो वो क्या सीखेंगे? अजय मुस्कुराता है, सर, आजकल सच्चाई से ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन। इमेज सब कुछ है। अजय की शादी हुई है निशा नाम की एक लड़की से। निशा एक शांत, समझदार और सहनशील लड़की है, पर शादी के कुछ महीने बाद ही अजय को उसमें खामियां दिखने लगती हैं। अजय दोस्तों से, भाई मैं तो सोच रहा था कोई मॉडर्न लड़की मिलेगी, ये तो घर में ही बैठी रहती है, पार्टी वर्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं। निशा कभी कभी अजय से बात करने की कोशिश करती है। निशा, अजय, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी कल्पना जैसी नहीं हूं, लेकिन क्या हम एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करें? अजय रूखे स्वर में, तुम मेरी लाइफ में फिट नहीं हो निशा। मेरे फ्रेंड्स, मेरी इमेज, सब कुछ डिफरेंट है। धीरे धीरे अजय उससे कटने लगता है। वह दिखावे में इतना डूबा है कि बीवी की तकलीफें, उसकी फीलिंग्स सब नजरअंदाज करता है। स्कूल में एक दिन नेताजी का आना होता है।
शिक्षा मंत्री का भाषण होता है कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए। अजय के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। अजय मन में, अगर मैं बच्चों को लेकर यूरोप का टूर करवा दूं तो मेरी इमेज आसमान छू लेगी, न्यूज़पेपर में नाम आएगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊंगा। वो प्रिंसिपल के पास जाता है। अजय, सर मेरी राय है कि हम बच्चों को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारकों पर ले जाएं। यूरोप के स्कूल टूर से उन्हें इतिहास बेहतर समझ आएगा। प्रिंसिपल, लेकिन फंडिंग? अजय, लीडरशिप से बात कर लूंगा, स्पॉन्सर भी ढूंढ लूंगा। स्कूल राजी हो जाता है, नेताजी भी इंप्रेस हो जाते हैं, टूर फाइनल हो जाता है। अजय बहुत खुश होता है कि अब वो अकेले यूरोप घूमेगा। लेकिन तभी स्कूल की एक महिला टीचर सवाल उठाती है। टीचर, अजय सर की पत्नी इस बार साथ नहीं जाएंगी? वैसे तो वो हमेशा आदर्श दंपति की बात करते हैं। प्रिंसिपल, सही कह रही हैं अजय जी, बीवी के बिना क्या आदर्श मॉडल दिखाएंगे? अजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय मन में, अब तो निशा को ले जाना पड़ेगा, वो भी पूरे यूरोप टूर में। बवाल है भाई। वो निशा के पास जाता है। अजय, निशा तुम चलोगी मेरे साथ यूरोप? स्कूल ट्रिप है, थोड़ा दिखावा करना है बस। निशा, दिखावा? शादी को भी प्रोजेक्ट बना लिया तुमने अजय। अजय, जो भी है चलो, वरना मेरी इमेज की बैंड बज जाएगी। निशा चुपचाप हामी भर देती है। सफर शुरू होता है। अजय, निशा और स्कूल के कुछ प्रतिनिधि यूरोप के लिए रवाना होते हैं। एयरपोर्ट पर अजय, लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट, अब सबको बताऊंगा जब मैं पेरिस में था। निशा थोड़ा उत्साहित है, लेकिन अजय का व्यवहार देखकर निराश भी। पेरिस पहुंचते हैं। एफिल टावर के सामने फोटोशूट चलता है। अजय, निशा तुम थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ, मैं अकेली फोटो डालूंगा इंस्टा पे। सोलो इन पेरिस अच्छा लगेगा। निशा, अकेले तो आए नहीं, फिर झूठ क्यों? अजय कुछ नहीं बोलता। पेरिस में एक वर्ल्ड वॉर म्यूजियम में जाते हैं। गाइड बताते हैं कि कैसे जर्मन सैनिकों ने फ्रांस पर हमला किया। गाइड, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला हमला फ्रांस पर हुआ था। नाजी टैंकों की गूंज से ये शहर कांप उठा था। निशा, इतिहास सिर्फ किताब में नहीं होता, ये जगहें चीखती हैं अजय, सुन पा रहे हो? अजय चुप होता है। पहली बार वो महसूस करता है कि यह टूर महज दिखावा नहीं, इतिहास की पीड़ा का आईना है। पेरिस के बाद अगला पड़ाव है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी। शहर खूबसूरत है, नहरों की कतारें, साइकिलें, खुले बाजार। लेकिन इस शहर के दिल में एक गहरी दर्द भरी कहानी छिपी है, एनी फ्रैंक की डायरी। गाइड, आप अब एनी फ्रैंक हाउस देखने जा रहे हैं, जहां एक छोटी लड़की ने छिपकर जिंदगी के सबसे भयावह दिन काटे थे। निशा भावुक होकर, एक छोटी बच्ची जो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो यहूदी थी। अजय धीरे से, इतिहास की किताबों में जो पढ़ा था अब आंखों के सामने है। निशा, पहली बार महसूस कर रहे हो ना कि इतिहास सिर्फ अंक नहीं होता, जिंदा दर्द होता है। एम्स्टर्डम की सड़कों पर चलते हुए निशा धीरे धीरे अजय से खुलकर बात करने लगती है। निशा, अजय, क्या कभी तुमने सचमुच खुद को देखा है? उस नकली इमेज के पीछे क्या है, जानते हो? अजय, मैंने तो बस वही बनने की कोशिश की जो लोग देखना चाहते हैं। बचपन से ही सिखाया गया लोगों को दिखाओ कि तुम सबसे बेस्ट हो, वरना कोई पूछेगा भी नहीं। निशा, लेकिन रिश्ते दिखाने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। अजय निशा को पहली बार गंभीरता से सुनता है। अगला शहर बर्लिन, जर्मनी। यहां का माहौल भारी है। द्वितीय विश्व युद्ध का गढ़ और हिटलर की क्रूरता की यादें हर दीवार में गूंजती हैं। गाइड, अब आप देखेंगे वह जगह जहां हिटलर का अंतिम बंकर था, यहीं उसने आत्महत्या की थी। अजय स्तब्ध हो जाता है। बंकर अब एक पार्किंग स्थल में बदल गया है, कोई निशान नहीं। अजय, इतना बड़ा शैतान, और अंत में बस एक गड्ढा। गाइड, इतिहास कभी कभी सबसे बड़े अपराधियों को भी गुमनाम कर देता है, लेकिन पीड़ा को नहीं। अजय और निशा एक और जगह जाते हैं, एक मेमोरियल जहां यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला गया था। गाइड,
यहाँ बच्चों, बूढ़ों और औरतों को झूठ बोलकर गैस चैम्बरों में भेजा गया। वे सोचते थे कि उन्हें नहाने ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर गैस छोड़ी जाती थी और मौत। निशा कांपती हुई, क्या इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? अजय टूटे स्वर में, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यहूदी थे। अजय को लगता है जैसे उसके नकली जीवन का पर्दा फटने लगा है। उसे समझ आने लगता है कि जिन चीजों की वह नकल करता आया है, असल में वे कितनी गहरी और गंभीर थीं। एक रात होटल के कमरे में निशा चुपचाप बैठी होती है। अजय उसके पास आता है। अजय, क्या मैं जान सकता हूं तुम इतनी शांत क्यों हो? हमारी शादी के बाद तुमने कभी खुद को मेरे सामने खोला ही नहीं। निशा, तुमने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन अब बताती हूं। निशा बताती है कि उसे एपिलेप्सी, दौरे पड़ने की बीमारी है, जिससे उसकी शादी के बाद अजय के परिवार और समाज ने उसे कमतर मान लिया। निशा, तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं सुंदर थी, लेकिन जब तुम्हें मेरी बीमारी पता चली, तुमने मुझे बोझ समझ लिया। अजय शर्मिंदा, मैं डर गया था, समाज क्या कहेगा, बस उसी में उलझ गया। निशा, मैंने कभी तुमसे प्यार की उम्मीद नहीं की थी, बस इज्जत की थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। अजय पहली बार अपनी आंखों में आंसू महसूस करता है। यात्रा के अंतिम दिनों में अजय एक बदला हुआ इंसान नजर आता है। अब वो अपने इंस्टा फॉलोअर्स की नहीं, निशा की परवाह करता है। अब वह कैमरा के लिए नहीं, खुद के लिए मुस्कुराता है। अब वो इतिहास को सिर्फ टूर गाइड की आवाज में नहीं, अपनी आत्मा में सुनता है। वह एक वॉर मेमोरियल में जाकर झुकता है, फूल चढ़ाता है। निशा उसके बगल में खड़ी होती है। अजय, शायद मैंने देर कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तुम्हें नहीं, खुद को साबित करना था मुझे। अजय और निशा भारत लौटते हैं। मोहल्ला फिर वैसा ही है, पान की दुकान, स्कूटर और सवाल। लेकिन इस बार अजय को फर्क नहीं पड़ता। वह सीधे निशा का हाथ पकड़कर उसके साथ बाजार जाता है। रामपाल, अरे अजय बाबू, यूरोप ट्रिप के बाद तो और चमक रहे हैं। अजय मुस्कुराता है, नहीं भैया, अब तो बस अपने आप में चमक रहा हूं। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन इस बार दिखावे से नहीं, दिल से। अजय क्लास में, बच्चों, इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, इतिहास वो है जिससे हम सीखते हैं कि इंसानियत क्या होती है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं। निशा पीछे खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, गर्व से। अजय अब वही इंसान नहीं रहा जो कभी अपनी इमेज को लेकर पागल था। यूरोप से लौटने के बाद उसके भीतर कुछ बदल गया है। वह सुबह जल्दी उठता है, दौड़ लगाता है, किताबें पढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, अब वह निशा के लिए दरवाजा खोलता है, उसके लिए चाय बनाता है। अजय मुस्कुराते हुए, तुम्हें तो ब्लैक टी पसंद है ना? निशा चौंक कर, तुम्हें याद है? अजय, अब मैं याद रखना सीख रहा हूं, सिर्फ नाम नहीं, एहसास भी। अजय अपने स्कूल वापस लौटता है, जहां वह पहले सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाता था, लेकिन इस बार वो बच्चों से सीधा संवाद करता है। अजय बोर्ड पर हिटलर का नाम लिखते हुए, हिटलर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अहंकार, नफरत और भेदभाव का प्रतीक था। और हमें क्या सीख लेनी चाहिए उससे? छात्र, कि हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अजय मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही, और याद रखो, इतिहास दोहराया ना जाए, इसके लिए हमें पहले खुद बदलना होगा। अजय के पिता और मोहल्ले वाले अब भी सोचते हैं कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। मोहल्ले की एक पंचायत मीटिंग होती है। रामपाल चाचा, अजय अब मोहल्ले की इज्जत को बचा नहीं रहा, बल्कि और गिरा रहा है। यूरोप घूमा और अब ज्ञान बांट रहा है। अजय, ज्ञान बांटना अगर गलत है तो मुझे हर रोज गुनहगार बनना मंजूर है। भीड़ में फुसफुसाहट। पहली बार अजय ने सही बोला। अजय को अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने रास्ते पर चल पड़ा है। एक दिन स्कूल में निशा अजय के साथ जाती है। उसे मंच पर बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि, आप शिक्षकों की पत्नी हैं, कुछ कहना चाहेंगी? निशा धीरे धीरे मंच पर आती है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, बीमार शरीर होना
कमजोरी नहीं होती, लेकिन बीमार सोच सबसे बड़ी बीमारी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अजय की आंखों में गर्व। आज तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अजय और निशा एक अंतिम प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली जाते हैं, एक प्रतियोगिता जहां शिक्षक अपना अनुभव साझा करते हैं। अजय मंच से। मुझे पहले लगता था कि महान बनने के लिए दिखावा जरूरी है, लेकिन यूरोप की सड़कों, हिटलर के बंकर और एनी फ्रैंक के कमरे ने मुझे सिखाया असली महानता इंसान बनने में है। निशा मंच के पीछे खड़ी मुस्कुराती है। अजय आगे बोलते हैं, एक पति के रूप में मैंने असफलता पाई, एक बेटा बनकर खुद को खो दिया, एक शिक्षक बनकर सिर्फ गिनती की, लेकिन अब मैं इंसान बनकर जीना चाहता हूं। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है, तालियां और कुछ लोगों की आंखों में आंसू। अजय और निशा एक मंदिर जाते हैं। अजय, जब शादी हुई थी तब मैंने वचन नहीं निभाए थे, अब दोबारा पूछना चाहता हूं। वो घुटनों पर बैठता है। अजय, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी, इस बार सच्चा पति बनने का? निशा की आंखें नम। शर्त है। अजय, क्या? निशा, इस बार हर दिन तुम्हें सच्चा इंसान भी बनना होगा। अजय, मंजूर है मैडम टीचर। अजय अब सोशल मीडिया से दूर है, लेकिन असली जिंदगी से जुड़ा है। निशा अब चुप नहीं रहती, वह खुद की आवाज है। स्कूल के बच्चे इतिहास नहीं, इंसानियत पढ़ते हैं। मोहल्ला धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे पुराना जहर अब मिठास में बदल रहा हो। अजय के अंतिम संवाद। अगर दुनिया फिर से बवाल करे तो हमें फिर से इंसानियत से जवाब देना होगा। यही असली जीत होगी। मुख्यमंत्री, सीएम। सीबीआई के केस से पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है। गृह सचिव। दादा भाई का नाम सामने आना खतरे की घंटी है। कई मंत्री इनके संपर्क में रहे हैं। सीएम, तो रोकिए, सीबीआई की धार कम होनी चाहिए। केस को लंबा खींचो, गवाहों को डगमगाओ और कोर्ट पर दबाव बनाओ। सीबीआई इंस्पेक्टर वरुण। सर, अंदर की खबर है, कुछ एमएलए गवाहों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल, सुधांशु और उस महिला एनजीओ डायरेक्टर पर निगरानी चल रही है। अमय, हमें सिर्फ केस नहीं जीतना, बल्कि पूरी व्यवस्था को जगा देना है। सीबीआई वकील, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि किसने आपको गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का निर्देश दिया था? सुधांशु, हिचकिचाते हुए, मुझे अब याद नहीं, शायद ऊपर से निर्देश आया था, लेकिन दादा भाई का नाम नहीं ले सकता। कोर्ट में खलबली मच जाती है। अमय स्तब्ध। अमय, धीरे से वरुण से, उन्हें खरीद लिया गया है, अब हमें साक्ष्य से वार करना होगा। टीवी एंकर, सीबीआई का केस ढीला पड़ता दिख रहा है। क्या अमय पटनायक का दावा केवल हवा था? न्यूज बुलेटिन, गवाह पलटा, दादा भाई को मिली राहत की सांस। मालिनी, ये सिस्टम तुम्हारे जैसे लोगों को क्यों बार बार तोड़ने आता है? अमय, क्योंकि हम टूटने की हद तक झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं। सीबीआई वैज्ञानिक, काली किताब में सभी हस्ताक्षर असली हैं, स्याही, कागज और लेखन सभी की पुष्टि हुई है। सीबीआई वकील, कोर्ट में यह पेश किया जाएगा। अब भावनाओं की नहीं, दस्तावेजों की लड़ाई है। डायरेक्टर मीना, मैंने दादा भाई के ट्रस्ट से फंड लिया था, लेकिन वह कभी स्कूलों में खर्च नहीं हुआ। सिर्फ फोटो खिंचवाए जाते थे और पैसे वापस मंगवा लिए जाते थे। सीबीआई वकील, आप ये आरोप खुले में लगा रही हैं। मीना, हाँ, डरकर जीने से अच्छा है एक बार सच बोलकर जी जाना। कोर्ट में सन्नाटा। जज उसे सुरक्षा देने का आदेश देते हैं। दादा भाई जेल से फोन पर। अगर अगली तारीख तक कोर्ट में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो समझिए मेरा और आपका दोनों का खेल खत्म। मंत्री, समझ गया, कुछ जज और सरकारी वकील बदलवा रहे हैं, बस वक्त चाहिए। नया गवाह, अंदर का आदमी। सीबीआई एक नया गवाह पेश करता है, विनोद दास।
दादा भाई का निजी अकाउंटेंट। अमय, विनोद, तुम्हें हर जगह से छुड़ाया, अब देश के लिए सच बोलने की हिम्मत जुटाओ। विनोद कांपते हुए, मैंने खुद वो लेन देन दर्ज किए थे। हवाला, फर्जी कंपनियां, हर लेन देन मेरे सामने हुआ। ये रहा हार्ड ड्राइव और पासबुक की फोटोकॉपी। सीबीआई वकील, कोर्ट को पेश किया जाए। सीबीआई वकील, माननीय न्यायालय, अब हमारे पास 1 फोरेंसिक पुष्टि वाली काली किताब, 2 एनजीओ गवाह की साक्षी, 3 मुख्य अकाउंटेंट की हार्ड ड्राइव, 4 ट्रांजैक्शन की बैंक स्टेटमेंट, 5 और एक नई गवाही कॉल रिकॉर्ड्स जो नेताजी से सीधे संबंध दिखाते हैं। जज कड़क आवाज में, ये सब जांच का विषय होगा, लेकिन ये कोर्ट गंभीरता से लेती है। ट्रायल प्रतिदिन होगा और अब किसी भी गवाह को प्रभावित करने पर सीधा गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। सीबीआई अफसर, हमारा शक है कि दादा भाई का पैसा दुबई, मॉरिशस और सिंगापुर के खातों में सफेद किया गया है। एफआईयू एनालिस्ट, आप सही हैं। यहाँ कुछ शेल कंपनियों की लिस्ट है जिनमें पिछले 3 सालों में 200 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। डायरेक्ट लिंक दादा भाई के ट्रस्ट से है। अमय, अब वक्त है विदेशी एजेंसियों से संपर्क का। इंटरपोल और ईडी को इस लूप में लाओ। सीबीआई अधिकारी, सर, मॉरिशस में एक बैंक से फर्जी लोन दिखाकर पैसा निकाला गया है। ये रहे दस्तावेज। अमय, खेल अब ग्लोबल हो चुका है। अब किसी माफिया के नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। भारतीय एजेंट गुप्त मिशन पर। हमें एक संदिग्ध मिला, बासित अली। दादा भाई का इंटरनेशनल कनेक्शन वही है। बासित अली फोन पर, सब इंतजाम हो गया है, अगला पैसा जल्द ही लौट आएगा। अमय रिकॉर्डिंग सुनकर, यही वो कड़ी है जो हमें कोर्ट में जीत दिला सकती है। सीबीआई वकील, माननीय न्यायालय, हम मॉरिशस और दुबई की एजेंसियों द्वारा भेजे गए दस्तावेज पेश कर रहे हैं जिनमें साफ दिखता है कि भारत से पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से बाहर भेजा गया। जज, क्या उन कंपनियों का दादा भाई से संबंध प्रमाणित है? सीबीआई, हाँ, मालिकाना हक दादा भाई के परिवार के नाम पर है। विपक्षी नेता, अगर ये केस चला तो हमारे कई नेताओं के नाम भी सामने आएंगे। दादा भाई का बचना जरूरी है। दूसरा नेता, कोशिश करो कि अमय का ट्रांसफर हो जाए, कोर्ट पर दबाव डालो, समय खींचो। सीबीआई प्रमुख, माफ करना पटनायक, ऊपर से आदेश आया है, आपको कोलकाता ब्रांच भेजा जा रहा है। अमय शांत स्वर में, यानी लड़ाई असली अब शुरू हुई है। टीवी डिबेट, क्या ईमानदार अफसर को सजा दी जा रही है? एक प्रोफेसर, यह देश की परीक्षा है, क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या नहीं? सड़क पर प्रदर्शन, सीबीआई पटनायक को मत हटाओ। मालिनी, जब तुमने पहली बार ये केस हाथ में लिया था तब कहा था ये सिर्फ रेड नहीं, ये बदलाव की शुरुआत है, तो अब क्यों रुकना? अमय, मैं नहीं रुकूंगा, भले ही मेरा स्थानांतरण हो जाए, लेकिन सच की जांच वहीं से चलेगी। इंटरपोल अधिकारी, बासित अली के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, अब वही भारत लाया जा सकता है। सीबीआई अधिकारी, मान अब इंटरनेशनल हवाला रैकेट का सिरा भारत में लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। जज, सीबीआई की कार्यवाही और साक्ष्य पर अदालत संतुष्ट है। अगली सुनवाई 3 दिन में होगी। ट्रायल प्रतिदिन चलेगा और आरोपी के विदेश भागने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाता है। अमय, अब कोई नहीं बचेगा, एक एक कड़ी सामने आएगी। इंटरपोल एजेंट दुबई पुलिस से, बासित अली, आपको भारत सरकार के अनुरोध पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। बासित हैरानी से, ये सब राजनीतिक है, मैं सिर्फ एक कारोबारी हूं। एजेंट, आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अब आपको सीबीआई के हवाले किया जाएगा। सीबीआई अधिकारी, बासित, ये मत भूलो कि इंटरपोल की गिरफ्तारी और कोर्ट के आदेश के बाद भी तुमसे केवल जानकारी चाहिए। सहयोग करोगे तो सजा कम हो सकती है। बासित थोड़ा डरते हुए, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए, दादा भाई मुझे मरवा सकते हैं। बासित अली सीबीआई रिकॉर्डिंग में,
दादा भाई का पैसा हवाला के जरिए मैं दुबई भेजता था। वहां से मॉरिशस और सिंगापुर की शेल कंपनियों में वो पैसा जाता था। फिर वो पैसा वाइट बनकर भारत वापस आता था, स्कूल, अस्पताल और एनजीओ के नाम पर। सीबीआई अधिकारी, इन सब कंपनियों के नाम दो। बैंक अकाउंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब कुछ। बासित, हाँ ये लिस्ट है। शाफाक होल्डिंग्स, सेवरा ग्लोबल और फारिसान वेंचर्स सब दादा भाई की है। सीबीआई वकील, माननीय न्यायालय, अब हमारे पास आरोपी बासित अली की स्वीकृति है कि दादा भाई का अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट है। ये साक्ष्य कोर्ट को सौंपे जा रहे हैं। जज, कोर्ट इसे केस के निर्णायक साक्ष्य मानता है। आरोपी दादा भाई को अब बेल नहीं दी जा सकती। दादा भाई गुस्से में चिल्लाते हुए, ये झूठ है, मैं एक समाज सेवी हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। जज, चुप रहिए, ये अदालत है, राजनीति नहीं। सीबीआई अधिकारी, रेड टीम को लक्ष्य है दादा भाई की मुख्य प्रॉपर्टीज, एनजीओ ऑफिस और सेवरा चैरिटेबल ट्रस्ट। मालिनी, अमय की पत्नी, खबर टीवी पर देखती हैं। आज मेरे पति का न्याय जीत रहा है। सीबीआई अफसर, सर, यहां विदेशी फंडिंग के दस्तावेज मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपए बिना हिसाब के जमा हुए हैं। दूसरा अफसर, और ये रहा विदेशी बैंकों से आरटीजीएस की डिटेल, बिल्कुल बासित की बातों से मेल खा रहा है। मालिनी, अब तो तुमने उस जाल को खोल दिया है जो सालों से बुनता आ रहा था। अमय, थके मगर संतुष्ट स्वर में, यह सिर्फ जीत नहीं, देश के सिस्टम में भरोसे की लौ है, अब इसे बुझने नहीं देना। न्यूज एंकर, एक समाज सेवी की आड़ में अरबों की लूट। सीबीआई ने पेश किया है वो चेहरा जो कभी सत्ता का प्रिय था और अब अपराधी है। राजनीतिक विश्लेषक, दादा भाई का गिरना एक संकेत है कि अब सत्ता में बैठे लोग भी जवाबदेह होंगे। एक नकाबपोश व्यक्ति फोन पर, तूने बहुत किया अमय पटनायक, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अमय फोन काटते हुए, तो तू असली मास्टरमाइंड है, दादा भाई सिर्फ मोहरा था। सीबीआई वकील, अब हम गोपनीय दस्तावेज 47B पेश करना चाहते हैं जिसमें उन नेताओं और उद्योगपतियों के नाम हैं जो इस काले धन के नेटवर्क का हिस्सा हैं। जज, इस केस की अगली सुनवाई खुले कोर्ट में नहीं बल्कि सीलबंद अदालत में होगी। अमय मुस्कुराकर, सच की परतें खुल रही हैं और अब रुकना नामुमकिन है। सीबीआई चीफ, पटनायक, दस्तावेज 47B का एनालिसिस हो चुका है। इसमें सिर्फ दादा भाई नहीं, 2 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और 6 आईएएस अफसरों के नाम हैं। अमय, अब हमें नीति नहीं, निष्पक्षता से काम करना है। सिस्टम को हिला देंगे लेकिन सच्चाई को दबने नहीं देंगे। सीबीआई वकील, माननीय न्यायालय, हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है कि वित्त मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी श्री मनोज अग्रवाल ने हवाला नेटवर्क को लीक की सुरक्षा दी थी। जज, क्या उन पर केस दर्ज हो चुका है? सीबीआई वकील, हाँ माननीय, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट रूम में सन्नाटा, बाहर पत्रकारों की भीड़ में शोर। रिपोर्टर, सिर्फ कारोबारी ही नहीं, अब नौकरशाही पर भी गिरने लगा है सीबीआई का गाज। सीबीआई टीम की कार्रवाई, वित्त मंत्रालय के सचिव को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के घर पर छापा। एक पॉपुलर न्यूज चैनल के सीईओ से पूछताछ, क्योंकि दादा भाई के एनजीओ को मीडिया प्रोटेक्शन मिली थी। सीबीआई अधिकारी, सबका कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने की साजिश है। अमय, हमें अब ऑपरेशन का अगला चरण शुरू करना है, कोड नेम शुद्धिकरण। हर उस नाम को पकड़ो जो इस लिस्ट में है, भले ही वो मंत्री हो या पूंजीपति। अधिकारी, सर, इस केस में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अमय दृढ़ता से, मुझे पद नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए, अब पीछे नहीं हटेंगे। एक मंत्री अमय को फोन करता है। मंत्री गुस्से में, पटनायक, सोच लो, तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, सिस्टम तुम्हें कुचल देगा। अमय, सर, अब ये सिस्टम आपकी ढाल नहीं, आपकी अदालत बनने जा रहा है। न्यूज डिबेट्स में गर्मा गर्मी। एंकर,
क्या यह सरकार का अंत है या प्रशासन की जीत? क्या अमेय पटनायक अगला हीरो है या उन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा? राजनीतिक विश्लेषक। सीबीआई के हाथों में वो पावर आ गई है जिससे राज सत्ता तक डर रही है। मालिनी, मैं डरती हूं अमेय, तुम अकेले हो, सबके निशाने पर हो। अमेय थामते हुए, जब पूरी व्यवस्था गंदगी में डूबी हो तो एक को ही कीचड़ में उतरना होगा, उसे साफ करने मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक अंधेरे कमरे में सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति दूसरे नेताओं से, अमेय पटनायक ने बहुत देख लिया, अब समय है शह और मात का, ऑपरेशन निशाना शुरू करो। दूसरा व्यक्ति, पर अगर वो मारा गया तो वो शहीद बन जाएगा। पहला, तब उसे बदनाम करना होगा, झूठे केस, मीडिया ट्रायल और सिस्टम की मार। अमेय पटनायक मीडिया के सामने। सीबीआई ने 9 बड़े नेताओं, 4 उद्योगपतियों और 6 नौकरशाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पत्रकार, सर, क्या आप पर दबाव है? अमेय, दबाव नहीं, देश का विश्वास है और मैं उस पर खरा उतरूंगा। जज, दस्तावेज और गवाहियों के आधार पर कोर्ट सीबीआई को पूरा स्वतंत्र अधिकार देता है कि वह शुद्धिकरण ऑपरेशन पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाए। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाती। कोर्ट रूम में तालियां बजती हैं। एक विशाल बैठक चल रही है जिसमें नेता, बड़े उद्योगपति और मीडिया घरानों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। नेता 1, सीबीआई की ये रेड अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगर अमेय पटनायक को रोका नहीं गया तो हम सब जेल में होंगे। उद्योगपति, मैंने सुना है कि उसने मेरी कंपनी की 2014 की बैलेंस शीट भी खंगालनी शुरू कर दी है। नेता 2, अब सिर्फ एक रास्ता है, बदनामी। उसे झूठे केस में फंसाओ, मीडिया को पैसे दो, जनता को भड़काओ। एक पत्रकार, ब्रेकिंग न्यूज बेचने के लिए हम तैयार हैं, बस कहानी दो। टीवी रिपोर्टर, क्या सीबीआई अफसर अमेय पटनायक की खुद की संपत्ति संदिग्ध है? क्या उसने अपनी पत्नी के नाम पर कई फ्लैट लिए हैं? पैनलिस्ट, सीबीआई को खुद सीबीआई की जांच करनी चाहिए। दूसरे चैनल पर, क्या ये रेड सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है? मालिनी, अमेय, टीवी पर तुम्हारे खिलाफ बकवास चल रही है। लोग कह रहे हैं कि तुमने करोड़ों की घूस ली है। क्या ये सब रुक सकता है? अमेय गंभीर, जब तुम दलदल में सच्चाई के साथ उतरते हो तो कीचड़ उड़ता ही है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। सीबीआई हेडक्वार्टर में ईमेल आता है। सब्जेक्ट, शिकायत अमेय पटनायक द्वारा गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करना। अधिकारी, सर, ये मेल अनाम है, पर इसमें लिखा है कि आपने 3 करोड़ की घूस ली थी। हमें इस पर जांच शुरू करनी पड़ेगी। अमेय, मैं खुद इस जांच का सामना करूंगा। पारदर्शिता ही मेरी ताकत है। एक रात अमेय अपने घर लौट रहा होता है। अमेय की गाड़ी रोक दी जाती है। 4 नकाबपोश लोग लोहे की रॉड और पेट्रोल बम लेकर हमला कर देते हैं। अमेय गाड़ी का दरवाजा लॉक करते हुए, ये हमला सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, सच्चाई पर है। बम फटता है, पर ड्राइवर गाड़ी को भगा लेता है। सीबीआई अधिकारी, सर, आपको चोटें आई हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। अमेय, अगर मैं रुक जाऊं तो मेरी जगह ये देश फिर चुप हो जाएगा। ऑपरेशन शुद्धिकरण जारी रहेगा। अमेय सामने कैमरों के, कल रात मुझ पर हमला हुआ, मेरे खिलाफ झूठे केस बनाए गए, मगर याद रखिए, सच झूठ से डरता नहीं, उसका सामना करता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, As we stand with Amey, had our clean India mission, had our raid returns strong, common man. वो अकेला लड़ रहा है सबके लिए। अब वक्त है कि हम उसके साथ खड़े हों। सीबीआई चीफ, दादा भाई की नई संपत्तियां उजागर हो चुकी हैं। अब उसे पकड़ना जरूरी है, लेकिन वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेय, एयर इंटेलिजेंस को अलर्ट करो, उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर एक बुजुर्ग छड़ी लेकर चलता है, वही जो शुरुआत में पर्दे के पीछे था।
वह फोन करता है। अमेय पटनायक ने मेरी शांति भंग कर दी है, अब उसे हटाना होगा, हमेशा के लिए। फ्लाइट A132 प्राइवेट जेट मुंबई इंटरनेशनल से टेक ऑन ऑफ करने जा रही है। यात्री श्री दामोदर सहाय उर्फ दादा भाई। अमेय, इसे रनवे से पहले रोकना होगा। CISF, इनकम टैक्स और कस्टम्स की टीम दौड़ती है। जेट रनवे पर लाइन में खड़ी है। गेट खोलकर अमेय खुद अंदर घुसता है। अमेय, दादा भाई, इस बार कोई रिश्वत नहीं, कोई नेता नहीं, कोई रुकावट नहीं। दादा भाई हंसते हुए, तू मुझे नहीं जानता लड़के, मेरा सिस्टम तेरे सिस्टम से बड़ा है। अमेय, अब सिस्टम बदलने का वक्त आ गया है, चलिए भारत सरकार आपको बुला रही है। टीवी हेडलाइन, CBI की ऐतिहासिक रेड, दादा भाई गिरफ्तार। 15,000 करोड़ का हवाला किंग सलाखों के पीछे। रिपोर्टर, CBI अधिकारी अमेय पटनायक ने 6 महीने की जांच और 40+ रेड के बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अदालत में वकील, माननीय न्यायालय, आरोपी देश का सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी है, उसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दादा भाई का वकील, मान्यवर, मेरे मुवक्किल को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वह को-ऑपरेट करना चाहता है। जज, CBI को अनुमति दी जाती है कि वह दादा भाई से लगातार पूछताछ करे। केस की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। पूछताछ में दादा भाई बेफिक्र बैठा है। दादा भाई, तू समझता है कि ये मेरी हार है, असली खेल अब शुरू होगा। अमेय, तेरे पास अब कोई पत्ता नहीं बचा। दादा भाई मुस्कुराकर, एक बचा है, एक नाम जो तुझे हिला देगा। CBI की फाइल में एक दस्तावेज, एक बड़े केंद्रीय मंत्री का नाम। CBI अधिकारी, सर, ये वही मंत्री हैं जो हर रेड के समय फोन करते थे। हर मीडिया लीक उनके दफ्तर से हुआ। अमेय चुपचाप, अगर इसे उठाया तो तूफान आएगा। CBI डायरेक्टर, कानून सबके लिए बराबर है, जाओ वारंट लो। स्पीकर, माननीय सदस्यों, आज एक मंत्री को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। हंगामा होता है, टीवी चैनल्स शोर मचाते हैं। नोटिस, CBI अधिकारी अमेय पटनायक का ट्रांसफर कश्मीर जोन के लिए प्रस्तावित है। मालिनी, अमेय की पत्नी, अब क्या करोगे अमेय? अमेय, जब तक मेरी वर्दी है मैं लड़ता रहूंगा, चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो। लोग सड़कों पर निकलते हैं, पोस्टर लगते हैं। अमेय पटनायक देश का असली हीरो। प्रधानमंत्री, पटनायक जी, आपने देश की सेवा में जो किया वो बेमिसाल है। मेरा विश्वास आप पर है, काम जारी रखिए। अमेय अकेले खड़ा है, बालकनी में अखबार पढ़ रहा है। हेडलाइन, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड, पूरी CBI ने 67,000 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया। मालिनी हंसते हुए, अब क्या प्लान है? अमेय, अब अगला मिशन शुरू होगा। जब तक ये देश पूरी तरह साफ नहीं होता, मैं नहीं रुकूंगा। सीन, रात के 2 बजे। किसी ने USB से गुप्त फाइलें डाउनलोड की। गुप्त कॉलर, फाइल पहुंच गई है, अब अगला कदम पटनायक को फंसाना है। CBI डायरेक्टर, पटनायक, एक रिपोर्ट आई है कि तुमने बिना मंजूरी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मीडिया को दिए। अमेय, सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। डायरेक्टर, तुम्हें खुद को क्लीन चिट दिलानी होगी, जांच अब तुम्हारे खिलाफ है। CBI अधिकारी, राजीव, तुम्हारी हर रेड की जानकारी पहले ही बाहर चली जाती थी। अमेय, मतलब अंदर कोई है जो सिस्टम से गद्दारी कर रहा है। राजीव, नाम है सीनियर ऑफिसर सत्यानंद, उसका कनेक्शन पुराने घोटालों से भी है। CBI रिपोर्ट, सत्यानंद 2009 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के केस को दबा चुका है। उसकी पत्नी के नाम पर 12 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है। अमेय, अब ये मेरी लड़ाई नहीं, CBI की आत्मा की लड़ाई है। एक दिन रात में अमेय की कार पर हमला होता है। बम से कार का पिछला हिस्सा उड़ जाता है, वो किसी तरह बचता है। मालिनी, बस करो अमेय, अब जान पर बन आई है। अमेय, जब तक अंतिम घोटालेबाज सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं नहीं रुकूंगा। कोड नेम ऑपरेशन चक्रव्यूह। लक्ष्य,
सीबीआई के अंदर के भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब करना। नेतृत्व अमेय पटनायक। टीम राजीव, अंजलि, आयुष और एक आईटी एक्सपर्ट पल्लवी। पल्लवी एक वर्चुअल ट्रैप तैयार करती है। पल्लवी, हमने नकली फाइल बनाई है जिसमें 500 करोड़ के एक घोटाले की डिटेल है। अगर किसी ने उसे चुराया तो सिस्टम हमें बता देगा। 2 दिन में वह फाइल लीक हो जाती है। राजीव, हमारे पास उस कंप्यूटर का आईपी है सत्यानंद के केबिन का। अमेय, सत्यानंद, देश के गद्दारों को सजा दिलाना मेरा फर्ज है। अब तू सामने आ गया है। सत्यानंद हंसते हुए, सीबीआई के 30% अफसर मेरे इशारे पर काम करते हैं। तू क्या कर लेगा अकेला? अमेय, एक ईमानदार अफसर अकेला नहीं होता, उसके पीछे 125 करोड़ लोगों की ताकत होती है। अमेय पूरे सबूत के साथ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपता है। प्रधानमंत्री, तुम्हारी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया। अब इस देश को तुम्हारी जरूरत है। सीबीआई की विशेष टीम आधी रात को सत्यानंद के घर पहुंचती है। सीबीआई अफसर, आपके खिलाफ देशद्रोह और रिश्वत के तहत मामला दर्ज है। सत्यानंद घबराकर, मैं सब बता दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अब वक्त आ गया है अमेय को कंट्रोल करने का। कारपोरेट लॉबिस्ट, सीबीआई के पास बहुत कुछ है हमारे खिलाफ। अगर अमेय जिंदा रहा हम सब नंगे हो जाएंगे। सांसद नंबर 2, तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास पावर। अगली चाल खेलनी पड़ेगी। अमेय को अचानक लखनऊ से त्रिपुरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। राजीव, सर ये तो साफ साजिश है। अमेय, अगर डर गया तो लड़ाई हार जाऊंगा। त्रिपुरा जाऊंगा पर वापस दिल्ली आकर इन सब का हिसाब करूंगा। अमेय को दी जाती है एक जर्जर ऑफिस, पुराने केस और रिश्वतखोर कर्मचारी। सर यहाँ कोई रेड नहीं करता, यहाँ तो सब सेटिंग से चलता है। अमेय गुस्से में, तभी तो मैं आया हूं, अब ये सेटिंग टूटेगी। शिकायतकर्ता महिला, सर मेरे पति ने एक फार्म में इन्वेस्ट किया था, कंपनी भाग गई, सारे गांव वालों के करोड़ों डूब गए। अमेय मामले की तह में जाता है। राजीव फोन पर, सर ये ग्रीन वैली घोटाला दिल्ली के सांसद पाटिल से जुड़ा है। अमेय मीडिया और बिना चेतावनी फार्म हाउस पर रेड करता है। सीबीआई अधिकारी, सर ये देखिए 13 करोड़ कैश, सोना और फर्जी डॉक्यूमेंट्स। अमेय, इस बार मीडिया को रेड के बाद बुलाओ, पहले सबूत पकड़ो। सांसद पाटिल फोन पर, क्या रेड हो गई? ये अमेय त्रिपुरा में भी चैन से नहीं बैठा। कारपोरेट लॉबिस्ट, अब प्लान भी बदनाम करो, झूठे केस लगाओ। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, सीबीआई अफसर अमेय पटनायक पर आरोप 2 करोड़ की ब्लैक मनी की मांग। अमेय, ये सब झूठ है, लेकिन सच्चाई को चुप कराना आसान नहीं। अदालत में वकील, जज साहब, अफसर ने रेड की जानकारी लीक की और रिश्वत मांगी। अमेय, माय लॉर्ड, जो मैं लेकर आया हूं वो है असली सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और एक गवाह आता है वही कर्मचारी जिसे रिश्वत देने का दबाव डाला गया था। गवाह, सर ने कहा था 1 पैसा भी रिश्वत नहीं लूंगा, मुझे ईमानदारी से काम करना सिखाया। जज, अमेय निर्दोष है, अगली सुनवाई में रेड के सबूतों की जांच होगी। प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं। प्रधानमंत्री, त्रिपुरा में आपने जो किया वो मिसाल है, दिल्ली में आपका स्वागत है। अमेय, धन्यवाद सर। अब अगला निशाना सत्ता और पैसे के गठजोड़ को तोड़ना है। कारपोरेट लॉबी मीटिंग, अब हमें अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना होगा। राघव देशमुख, राघव, सीबीआई, सिस्टम, कानून, ये सब मेरे जेब में है। अमेय पटनायक अब मेरा अगला टारगेट है। एक आलीशान बंगले में एक प्रेस मीट हो रही है। पत्रकार, देश की टॉप 10 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल हैं राघव देशमुख। अरबों का व्यापार, राजनीति में सीधी पकड़ और विदेशों में नेटवर्क। राघव मंच से मुस्कुराता है। राघव मुस्कुराकर, जो मेरे खिलाफ है उसे मैं मिटा देता हूं, जो मेरे साथ है उसे मैं बना देता हूं। अमेय को दिल्ली मुख्यालय में एंटी करप्शन विंग का प्रमुख बना दिया गया है। राजीव, सर एक एक कदम अब कांटों से भरा है। राघव देशमुख आप पर नजर रखे हुए है।
अमय, अगर डरते तो सीबीआई ज्वाइन ही ना करते। अब खेल और बड़ा होगा, लेकिन मैं भी अब अकेला नहीं हूं। एक कॉन्फ्रेंस में दोनों का सामना होता है। राघव हाथ मिलाते हुए, सीबीआई में नाम बहुत सुना है आपका पटनायक साहब। अमय साफ नजरों से, हर बड़ी घोटाले की फाइल में पढ़ा है राघव जी। राघव हंसते हुए, फाइलें जल सकती हैं, अफसर बदल सकते हैं, लेकिन जो पैसा बोलता है वो हमेशा राज करता है। अमय के पास गुप्त सूचना आती है कि राघव देशमुख की कंपनी आरडीसी इंफ्रा एक बड़ी भूमि घोटाले में शामिल है। अमय, कल सुबह 5 बजे बिना शोर शराबे के 4 ठिकानों पर रेड होगी। राजीव, सर हम कोर्ट से वारंट भी ले चुके हैं, मीडिया को भनक नहीं लगेगी। जब टीम गोदाम की तलाशी ले रही होती है, तभी नकाबपोश गुंडे सीबीआई टीम पर हमला कर देते हैं। गुंडा, रेड बंद करो वरना जान से जाओगे। अमय, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, सीबीआई से टकराओगे तो जाओगे नहीं, सीधे जेल में धकेले जाओगे। फायरिंग होती है, लेकिन सीबीआई टीम गोदाम में 300 करोड़ का अघोषित कैश बरामद करती है। राघव फोन पर, उसने मेरी संपत्ति पर हाथ डाला है, अब मैं उसके घर पर वार करूंगा। बॉडीगार्ड, पटनायक की बीवी और बेटा स्कूल जाते हैं रोज। राघव, उन्हें सिर्फ डराओ, जिंदा रखो लेकिन चीखना चाहिए उन्हें। अमय की पत्नी मालिनी और बेटे अर्जुन की गाड़ी का पीछा किया जाता है। एक बाइक सवार गाड़ी की विंडशील्ड पर पत्थर फेंकता है। मालिनी कांपते हुए फोन पर, अमय कोई हमारा पीछा कर रहा है, अर्जुन डर रहा है। अमय गुस्से में, अब ये जंग सिर्फ कानून की नहीं, मेरे घर की भी है। अमय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अमय कड़ा स्वर, अगर कोई अफसर का परिवार टारगेट करेगा तो उसे कानून नहीं, पूरा सिस्टम जवाब देगा। पत्रकार, क्या आप राघव देशमुख पर आरोप लगा रहे हैं? अमय, मैं आरोप नहीं, सबूत लेकर आऊंगा और सबूत चीखेंगे कि कौन दोषी है। अमय की टीम को आरडीसी इंफ्रा में काम करने वाला एक पूर्व कर्मचारी मिल जाता है, इम्तियाज, जो राघव के सारे काले धंधों का गवाह है। इम्तियाज, मैं जानता हूं कहां कहां पैसे छिपाए गए हैं, पर मेरी जान को खतरा है। अमय, सीबीआई तुम्हारी रक्षा करेगी, अब तुम ही सच्चाई की चाबी हो। इम्तियाज को एक गुप्त स्थान पर रखा जाता है। वो 2 दिन में 62 पन्नों का हलफनामा देता है, जिसमें बताया गया है विदेश में राघव की बोगस कंपनियां, नेताओं को दी गई रिश्वत की लिस्ट, नकली टेंडरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरों के नाम। अमय हलफनामा हाथ में लेकर, अब राघव की सच्चाई संसद तक जाएगी। दिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सांसदों में गहमा गहमी है, मीडिया कैमरे चमक रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष, आज सदन में विशेष चर्चा होगी सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर। सांसद राघव देशमुख जी, आप पहले बोलिए। राघव गुस्से में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रेड पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। मुझ पर आरोप लगाया गया, लेकिन कोई चार्जशीट तक नहीं। मेरे परिवार को अपमानित किया गया। क्या सीबीआई को अब निजी दुश्मनी निभाने का अधिकार है? विपक्षी सांसद, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। अगर आपके पास सबूत हैं कि ये रेड फर्जी थी तो कोर्ट जाइए। सीबीआई प्रमुख अमय पटनायक को विशेष अनुमति दी जाती है संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। अमय रिपोर्ट हाथ में लेकर, मैं देश के सामने रखना चाहता हूं 3 गंभीर साक्ष्य। 1, आरडीसी इंफ्रा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। 2, विदेश में 9 शेल कंपनियां जिनके नाम पर 750 करोड़ ट्रांसफर हुए। 3 नेताओं और अफसरों को दिए गए 47 करोड़ की रिश्वत की सूची। सांसदगण शोर मचाते हैं, मीडिया में तूफान उठता है। राघव खड़ा होकर, आपके पास नाम है तो पढ़िए, सबके सामने पढ़िए। अमय स्पष्ट स्वर में, नाम नंबर 1 राघव देशमुख, आरडीसी इंफ्रा। नाम नंबर 2 सुरेश नाथ, पूर्व मंत्री। नाम नंबर 3 प्रदीप मिश्रा, आईएएस। नाम नंबर 4 सीमा वर्मा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगले ही दिन सीबीआई विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है।
जज, प्रथम दृष्टया ये मामला गंभीर है। आरोपी को तलब किया जाता है 92 घंटे में। सीबीआई वकील, माय लॉर्ड, आरोपी के देश छोड़ने की आशंका है, कृपया लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। जज, अनुमति दी जाती है। राघव अपने फार्म हाउस में एक विशेष बैठक करता है। राघव, सीबीआई मेरे पीछे है, कोर्ट ने भी बुलाया है। मेरे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो देश से भाग जाऊं या सिस्टम को खरीद लूं। वकील, सर, दुबई का टिकट और पासपोर्ट रेडी है, लेकिन एक प्लान और है। केस की जांच में देरी के लिए पीआईएल दायर की जा सकती है। राजीव, अमय से, सर, हमने राघव की एक इनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क रिकवर की है, जिसमें 150 बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। अमय, जल्दी से फॉरेंसिक टीम लगाओ, अगले कोर्ट में हमें डिजिटल सबूतों की आवश्यकता होगी। राघव के गुर्गे इम्तियाज को मारने की कोशिश करते हैं। सीबीआई के सुरक्षा अफसरों की सतर्कता से इम्तियाज बच जाता है। इम्तियाज, डरते हुए, मैं अब कोर्ट में गवाही देने से डरता हूं साहब, वो लोग मुझे कहीं भी मार सकते हैं। अमय, अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी गवाही ही इस केस का फैसला करेगी। टीवी डिबेट में एंकर, क्या सीबीआई ने देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति को घुटनों पर ला दिया है? क्या ये असली न्याय की शुरुआत है? जनता की आवाज, अमय पटनायक को सलाम, अब हर चोर पकड़ा जाएगा। रात को अमय अकेले अपने ऑफिस में बैठा है। अमय डायरी में लिखते हुए, जब अपराधी पैसा और सत्ता से कानून को खरीद लेते हैं, तब सच्चाई का साथ देना खुद को जलाना होता है। लेकिन अगर मैं पीछे हटा तो फिर कोई अफसर कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। राघव के घर के बाहर सीबीआई की गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी में हैं। राजीव, सर, बस कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही हम एक्शन लेंगे। अमय, राघव को देश के सामने हथकड़ी पहननी ही होगी। सीबीआई टीम राघव के फार्म हाउस पर पहुंचती है। सीबीआई ऑफिसर लाउडस्पीकर पर, राघव देशमुख, आपके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट है, बाहर आइए और शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कीजिए। राघव अंदर अपने वकील से, ये सब ड्रामा है, मैं राजनीति का शिकार हुआ हूं, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वह बाहर आता है, कैमरों की बाढ़ लग जाती है। अमय, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार, हवाला और अवैध संपत्ति के गंभीर आरोप हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। राघव आक्रोश में, मैं इस देश का निर्माण करता हूं, तुम जैसे अफसर मेरी जड़ें नहीं हिला सकते। अमय ठंडी आवाज में, देश का निर्माण ईमानदारी से होता है, रिश्वत से नहीं। हर चैनल की हेडलाइन, आरडीसी इंफ्रा के मालिक राघव देशमुख गिरफ्तार, 300 करोड़ की ब्लैक मनी और 9 शेल कंपनियां सबसे बड़ा रेड केस। टीवी एंकर, सीबीआई अधिकारी अमय पटनायक के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार, क्या ये नया भारत है? विपक्षी नेता, अगर राघव दोषी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग न हो। सत्ताधारी दल, सीबीआई ने निष्पक्ष कार्य किया है, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। शालिनी देशमुख रोते हुए, मेरे पति निर्दोष हैं, ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, सीबीआई उन्हें मानसिक यातना दे रही है। पत्रकार सवाल करते हैं, क्या आपके पति के पास विदेशी संपत्तियां हैं? क्या उन्होंने गवाहों को धमकाया? शालिनी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। राघव समर्थक सड़कों पर उतरते हैं। आरडीसी कंपनी के कर्मचारी भी विरोध करते हैं। भीड़ चिल्लाती है, राघव देशमुख को छोड़ो, न्याय चाहिए। सीबीआई वापस जाओ। अमय टीवी देखते हुए, सच के रास्ते में शोर हमेशा होता है। राघव से कठोर पूछताछ की जाती है। अमय, आपने साल 2019 से 2024 के बीच 187 करोड़ की नकदी कहां से लाई? बोला गया है कि आपने 6 अफसरों को घूस दी, क्या मानते हैं? राघव हंसते हुए, सीबीआई वालों का क्या हर सवाल का जवाब भ्रष्टाचार होता है? मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। अमय,
आपके वकील की भेजी गई 3 पिटीशन खारिज हो चुकी है। अब समय आ गया है सच्चाई का सामना करने का। सीबीआई राघव को कोर्ट में पेश करती है। सीबीआई वकील: मान्यवर, हमारे पास वित्तीय लेन देन, डिजिटल सबूत और 2 मुख्य गवाह हैं। राघव देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। राघव के वकील: ये सब पूर्व नियोजित साजिश है। हमारे मुवक्किल की छवि खराब की जा रही है। जज: गंभीर आरोप है। अदालत आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजती है। सीबीआई कोर्ट में इम्तियाज को पेश करती है, जो गवाही देने से पहले घबराता है। अमय: इम्तियाज, तुम्हारी गवाही से राघव को जेल होगी, डर मत। कोर्ट में इम्तियाज: मैंने राघव देशमुख को 5 करोड़ नकद पहुंचाए थे, जो शेल कंपनियों के जरिए व्हाइट मनी में बदला गया। ये सब मैंने खुद किया था। कोर्ट में सन्नाटा। राघव मुस्कुराता है। अब देख रहे हो अमय, तुम्हारे गवाह भी पलट सकते हैं। राजीव: सर, हमारे पास एक नया गवाह है, राघव का अकाउंटेंट मनोज सहगल, जो यूएई भाग गया था। हमने उसे इंटरपोल के जरिए पकड़ लिया है। अमय: अब यह केस खत्म नहीं होगा। अब यह राघव के ताबूत की आखिरी कील होगी। चाय की दुकानों, ट्रेनों, दफ्तरों में एक ही चर्चा: क्या राघव सचमुच अपराधी है? सीबीआई में अब दम दिख रहा है। ये अफसर वाकई ईमानदार है। सीबीआई के मुख्यालय में मनोज बैठा है। वह बेहद डरा हुआ है, लेकिन सच्चाई के लिए तैयार। अमय: मनोज, तुम्हारे बयान पर इस केस की नींव टिकेगी। तुम्हें सच बोलना होगा। मनोज गहरी सांस लेते हुए: सर, मैं सब बताऊंगा। राघव देशमुख ने मुझे आरडीसी इंफ्रा की सभी फर्जी फाइलें बनाने को कहा। हर नकली बिल, हर हवाला ट्रांजैक्शन मैंने खुद संभाला था। राजीव सीबीआई अधिकारी: क्या आपके पास सबूत हैं? मनोज: हाँ सर, एक हार्ड ड्राइव है जिसमें सभी एक्सेल फाइलें, बैंक ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट्स सेव हैं। अमय संतोष से: अब खेल पलटेगा। अगले दिन न्यूज चैनलों पर बम गिरता है। मनोज सहगल का बयान: राघव ने किया 312 करोड़ का हेरफेर। सीबीआई के हाथ लगे डिजिटल सबूत अब नहीं बच पाएगा राघव। टीवी एंकर: रेड टू केस में अब तक की सबसे बड़ी सफलता। क्या सीबीआई अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर बढ़ रही है? जेल से राघव अपने वकील को बुलवाता है। राघव गुस्से में: अब इन लोगों ने यूएई से भी मेरे पीछे जाल बिछाया है। कोर्ट में मेरा पक्ष और मजबूत होना चाहिए। वकील: हम कोर्ट में यह कहेंगे कि मनोज को सीबीआई ने जबरन बयान देने को मजबूर किया। यह सब फैब्रिकेशन है। राघव: और एक नई चाल खेलो। मेरी बीवी शालिनी प्रेस में कहे कि मुझे गंभीर बीमारी है, सिंपैथी बनाओ। अदालत में भीड़ भरी हुई है। पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, कानून के छात्र, सबका ध्यान इसी केस पर। सीबीआई वकील: मान्यवर, मनोज सहगल के डिजिटल साक्ष्य सीबीआई ने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं। कृपया इस हार्ड ड्राइव की जांच करवाई जाए। राघव का वकील: यह सब मनगढ़ंत है। मनोज ने दबाव में बयान दिया है। जज: कोर्ट इस डिजिटल साक्ष्य को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजता है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। अमय मन में: बस एक रिपोर्ट और राघव का खेल खत्म। सीबीआई ऑफिस में सब उत्सुक हैं। रिपोर्ट आती है। राजीव: सर, फॉरेंसिक टीम ने हार्ड ड्राइव की पुष्टि कर दी है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सब असली डेटा है। अमय: अब बचे हैं कुछ ही कदम। जेल में राघव को अचानक सीने में दर्द होता है। डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर: उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सीबीआई गार्ड: लेकिन कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं? डॉक्टर: हमने ईसीजी रिपोर्ट निकाली है, कुछ गड़बड़ी है। राघव मन में: अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो बयान नहीं सुनाया जाएगा। समय मिल जाएगा सबूतों को नष्ट करने का। सीबीआई को एक ईमेल आता है। प्रियंका चतुर्वेदी, राघव की पुरानी निजी सचिव, जो 3 साल पहले नौकरी छोड़ चुकी है। प्रियंका का मेल: मैं राघव देशमुख के कई काले कारनामों की गवाह हूं। अब तक डरती रही, लेकिन अब बोलना चाहती हूं। अमय: उसे सुरक्षा दो और गवाही के लिए बुलाओ।
रात को अमय घर आता है। मालिनी, पत्नी, हर दिन नया खतरा है अमय, कभी कोई हमला, कभी कोई गवाह पलट जाता है, तुम थकते नहीं? अमय हंसते हुए, जब सच का साथ हो तो डर नहीं लगता, ये सिर्फ केस नहीं, युद्ध है, और हारना विकल्प नहीं। प्रियंका गंभीर स्वर में, मैंने खुद 2 करोड़ रुपए नकद राघव के कहने पर एक सरकारी अधिकारी को दिए थे। उसकी डायरी, उसकी ईमेल्स मेरे पास हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज, यह केस अब निर्णायक मोड़ पर है। अंतिम सुनवाई 7 दिन बाद होगी। सीबीआई ऑफिस में अमय की टीम लास्ट प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। राजीव, मनोज, प्रियंका बैंक रिपोर्ट, फॉरेंसिक डेटा सब एक साथ कोर्ट में रखेंगे। 10 साल की सबसे मजबूत चार्जशीट तैयार है। अमय मुस्कुराकर, अब राघव देशमुख के नाम से लोग डरेंगे नहीं, सीख लेंगे कि भ्रष्टाचार की सजा क्या होती है। कोर्ट का माहौल बेहद गंभीर है। जज साहब की उपस्थिति में दोनों पक्ष अंतिम बहसों के लिए तैयार हैं। सीबीआई वकील शुरुआत करते हुए, मान्यवर, हमने यह साबित कर दिया है कि श्री राघव देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अवैध संपत्ति बनाई, हवाला के माध्यम से पैसों की हेराफेरी की और कई सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। जज, आपके मुख्य सबूत? सीबीआई वकील, 1. मनोज सहगल की हार्ड ड्राइव जिसमें 112 फर्जी बिलों के डेटा हैं। 2. फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसने पुष्टि की कि डेटा असली है। 3. प्रियंका की गवाही जिसने प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत सौंपने की बात कही। 4. बैंक स्टेटमेंट्स जो हवाला ट्रांजैक्शन की पुष्टि करते हैं। राघव का वकील, मान्यवर, सीबीआई ने जिन गवाहों का सहारा लिया है वे पूर्व कर्मचारी हैं। निजी रंजिश के चलते उन्होंने झूठी गवाही दी है। मनोज एक भगोड़ा था, इंटरपोल से लाया गया, प्रियंका को नौकरी से निकाला गया था। इनके बयान व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित हैं। जज, क्या आपके पास इस बात के सबूत हैं? वकील थोड़ा झिझकते हुए, नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। रूप में अमय कोर्ट में खड़े होकर, मान्यवर, मैं सिर्फ एक अधिकारी नहीं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी हूं। मैंने और मेरी टीम ने इस केस पर महीनों काम किया, जान पर खेलकर। राघव देशमुख जैसे लोग कानून से ऊपर समझते हैं खुद को, पर रेड 2 केवल एक छापेमारी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अब यह अदालत तय करेगी कि जनता का विश्वास सुरक्षित रहेगा या फिर भ्रष्टाचार फिर से हावी हो जाएगा। कोर्ट में तालियां बजती हैं, जज चुप कराने का इशारा करते हैं। 3 दिन बाद, जज, इस न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों का गहन अध्ययन किया है। यह सिद्ध होता है कि श्री राघव देशमुख ने 1. सरकारी पद का दुरुपयोग किया, 2. काले धन का निर्माण किया, 3. रिश्वत दी और ली, 4. फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला ट्रांजैक्शन किया। जज निर्णायक स्वर में, इसलिए अदालत श्री राघव देशमुख को भारतीय दंड संहिता की धारा 13, 1, द 409 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 13, 2 के अंतर्गत 10 साल के कठोर कारावास, 50 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाती है। कोर्ट में सन्नाटा, फिर धीरे धीरे तालियां। राघव चीखते हुए, यह साजिश है, यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। अमय धीरे से, सच को साजिश कहने से सजा कम नहीं होती। राघव देशमुख को 10 साल की सजा, सीबीआई की रेड 2 की जीत, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला। अमय पटनायक फिर बने हीरो। राजीव, सर, हमने कर दिखाया। अमय मुस्कुराकर, सच की लड़ाई जीतने में समय लगता है, लेकिन जब जीत मिलती है तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है। अमय कैमरे की ओर देखते हुए टीवी इंटरव्यू में, अगर आप इस सिस्टम से थक चुके हैं तो बाहर मत बैठिए, इसका हिस्सा बनिए। रेड सिर्फ एक फिल्म या केस नहीं, एक आंदोलन है। जेल का बड़ा दरवाजा खुलता है, पुलिसकर्मी हथकड़ी लगे राघव को अंदर ले जाते हैं। राघव क्रोध में, मैं फिर लौटूंगा, ये सिस्टम मुझे रोक नहीं सकता। अमय
शांत स्वर में पीछे से, सिस्टम ने तुझे नहीं रोका, तेरे लालच ने तुझे मिटाया। गेट बंद होता है, एक युग खत्म होता है। सीबीआई मुख्यालय में एक कार्यक्रम हो रहा है। गृहमंत्री, मीडिया, अधिकारी सभी मौजूद हैं। गृहमंत्री मंच से सीबीआई अधिकारी श्री अमय पटनायक और उनकी टीम ने देश को भ्रष्टाचार के अंधकार से बाहर निकाला है। उनकी ईमानदारी, साहस और प्रतिबद्धता को सलाम। पूरी टीम को मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तालियों की गूंज चारों ओर है। राजीव अमय से, सर आपने साबित कर दिया, सच झुकता नहीं। अमय मुस्कुराकर, झुकता है लेकिन टूटता नहीं, और जब लड़ता है तो जीतता है। टीवी इंटरव्यू, एनडीटीवी स्टूडियो। एंकर, सर आपने जो केस लड़ा वो अभूतपूर्व था, आप इस जीत को क्या मानते हैं? अमय, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये देश की आत्मा की रक्षा थी। अगर हम सरकारी पदों को बाजार बना देंगे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है रेड 2 जैसी लड़ाई हर बार लड़ी जाए। एक चाय की दुकान के पास प्रियंका बैठी होती है। अमय वहीं पहुंचते हैं। अमय, कैसी हो प्रियंका? प्रियंका, अभी भी सोचती हूं अगर उस दिन मैं हिम्मत न करती तो क्या होता। अमय, तुम्हारी गवाही ने करोड़ों को उम्मीद दी। तुम सिर्फ गवाह नहीं, बदलाव की प्रेरणा हो। प्रियंका, आंखों में आंसू, थैंक यू सर, अब मैं खुद सीबीआई ज्वाइन करने की तैयारी कर रही हूं। अमय, गर्व होगा हमें। टीवी पर लाइव बहस चल रही है। विपक्षी नेता, हमारे देश को व्हिस्टलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और एश्यूज डिक्लेरेशन बिल जैसे मजबूत कानून चाहिए। सत्ताधारी नेता, रेड 2 केस ने दिखा दिया कि कानून का दुरुपयोग नहीं बल्कि उसका सशक्तिकरण जरूरी है। सीबीआई ऑफिस में अमय एक नई फाइल खोलते हैं। उस पर लिखा है ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा। राजीव, सर अब कौन सी चुनौती? अमय फाइल पढ़ते हुए, दक्षिण भारत के एक एनजीओ को लेकर गंभीर शिकायतें हैं, 800 करोड़ की अवैध फंडिंग। राजीव, तो फिर? अमय, तैयार हो जाओ, रेड 3 की स्क्रिप्ट शुरू हो गई है। अंतिम दृश्य, अमय और मालिनी घर की बालकनी में। अमय की पत्नी मालिनी छत पर बैठी हैं, चाय की प्याली पकड़े हुए। अमय उनके पास आते हैं। मालिनी, तुम फिर से किसी केस में डूब रहे हो ना? अमय हंसकर, तुम जानती हो ये मेरी नशा है, जब तक गलत के खिलाफ आवाज उठेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालिनी, बस एक वादा करो, जब थको तो लौट आना, घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। दोनों की आंखें मिलती हैं, एक गहरा मौन और भरोसे भरा मुस्कान।